हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से इस चैनल केमिस्ट्री इन डेप्थ पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के डेफिनेशन, साथ ही साथ कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स, साइक्लोएल्केन्स एंड साइक्लोएल्कीन्स के बारे में देखा था। तो आज हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन्स देखने वाले हैं। ठीक है, यदि जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, आप एक बार जरूर फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखना, अदरवाइज ये लेक्चर आपको कुछ समझ में आने वाली नहीं है। ठीक, फर्स्ट लेक्चर देखने के लिए आपको कुछ नहीं, चैनल पे क्लिक करना है, वहां से आपको वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा और फिर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज के लेक्चर पे हम लोग अब आते हैं। सबसे पहले क्यूमुलिन्स। ये क्यूमुलिन्स किस बला का नाम है, पहले हम लोग इस चीज को समझते हैं। ठीक, क्यूमुलिन्स क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाए तो इस सिस्टम को ही क्यूमुलिन्स कहा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाए तो इस सिस्टम को क्यूमुलिन्स कहा जाता है, यानी ऐसा कुछ सिस्टम, ठीक है ना। यह सिस्टम आगे कंटिन्यू भी हो सकता है। तो इसी सिस्टम को, यानी कंसेक्यूटिव, लगातार कॉन्टिन्यूअसली आपको डबल बॉन्ड दिख जाए, उस सिस्टम को क्यूमुलिन्स कह देते हैं। ठीक, चलिए हमें क्यूमुलिन्स नहीं पढ़ना था, हमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन्स। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलिन्स हमें पढ़ना है। इसके लिए हम लोग क्यूमुलिन का एक कोई मेंबर ले लेते हैं। सबसे छोटा मेंबर हम क्यूमुलिन्स का सिलेक्ट करते हैं। ओके, और सबसे छोटा मेंबर जो है क्यूमुलिन्स का वो है एलीन। इसका एलीन से कोई रिश्ता नहीं है। एलीन की बात करते हैं हम लोग। एलीन क्या होता है? C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, यहां पे भी H, ये H, इधर भी H, इधर भी H, इसे ही एलीन कहा जाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग यहां पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं, क्योंकि हमें इस स्ट्रक्चर को केवल पहचानने नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर एक्चुअली दिखता किस तरह से है, एटम का अरेंजमेंट किस तरह से है, इसमें इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा। और ये चीज़ समझने के लिए हमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा और हर एक चीज़ को बारीकी से इन डेप्थ में जानना पड़ेगा, तब जाकर ये स्ट्रक्चर हमें समझ में आएगा कि इसमें एटम का अरेंजमेंट किस तरह से है। ठीक, तो आइए हम लोग कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। ये कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। याद होगा आप लोगों को, जब भी बॉन्डिंग होता है तो बॉन्डिंग से पहले जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो अनपेयर्ड होता है, फिर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है और फिर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। तो यदि मैं यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ 1s2 2s2 2p2, यह है कार्बन का इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट की बात करो तो यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ जाएगा। और यदि मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन कर दूं, अब यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए तो क्या है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन? sp2। इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए क्या करना है आपको? सिंपली नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। तो यहाँ पे सभी का हाइब्रिडाइजेशन में पता चल गया, कार्बन का sp2, इसका sp, इसका sp2। यहाँ पे यदि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है इस कार्बन का, तो यहाँ पे मैं इसे कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, और यहाँ पे एक ऑर्बिटल जो दिख रहा है ये वाला, ये क्या रह जाएगा? अनहाइब्रिडाइज्ड रह जाएगा। इसे हम लोग प्योर pz ऑर्बिटल कहते हैं। क्या कहेंगे? प्योर pz ऑर्बिटल। और ये मान लो ये s ऑर्बिटल था, ये px था, ये py था और ये pz था। तो इस तरह से यहाँ पे अब तीनों हाइब्रिडाइज जब कर जाता है तो इसका नेम भी चेंज हो जाता है। पहले ये s ऑर्बिटल था, ये px था, ये py था, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद इसका नाम अब sp2 हो जाएगा, इसका भी नाम sp2 और इसका भी नाम sp2 हो जाएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ऑर्बिटल का नेम चेंज हो जाता है, शेप भी चेंज हो जाता है और तीनों का अब नेम जो है sp2 ही हो जाता है। और ये हमारा pz ऑर्बिटल है, प्योर pz ऑर्बिटल है। यदि मैं इसके शेप के बारे में बात करूं sp2 ऑर्बिटल, तो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज पढ़े होंगे। sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ट्राइगोनल प्लैनेट शेप में होता है। तो ट्राइगोनल प्लैनेट किस तरह से होगा, चलो इस चीज को देखते हैं। एक चीज देखना, किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जिसमें से एक लोब बड़ा होता है, दूसरा लोब छोटा होता है। इससे समझ जाना कि यह हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल,
ये तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल। और ये तीनों किस शेप में होंगे? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ट्राइगोनल प्लेनर थोड़ा दिखाने के लिए मैं, ये एक ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप हो गया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं या कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, मतलब कि वो ऑलवेज फ्रंटल ओवरलैपिंग और एक्सियल ओवरलैपिंग ही करता है, उसमें कभी भी लेटरल ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है, साइडवेज ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है। अब यहाँ पे एक और ऑर्बिटल बचा है, pz ऑर्बिटल है। तो अब ये pz ऑर्बिटल कहाँ जाएगा? तो इस चीज को आप ध्यान रखेगा, जो pz ऑर्बिटल है, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो हमेशा इस sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो प्लेन है, जो ट्रायंगुलर प्लेन बना है, इसके परपेंडिकुलर होता है ये pz ऑर्बिटल। अब मैं बात करूं इसके प्लेन की, तो इसमें एक s था, एक px था, एक py ऑर्बिटल था। मान लीजिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जो प्लेन बना है वो इसी बोर्ड का प्लेन है, और इस बोर्ड के प्लेन को मैं xy प्लेन कह देता हूं। ये x एक्सिस में मान लेता, ये y एक्सिस में मान लेता, और z एक्सिस जो इस तरह से जाएगा अंदर की ओर, ठीक है ना, बाहर से अंदर की ओर जो जा रहा है वो z एक्सिस है। तो इस तरह से ये यदि ट्रायंगुलर प्लेन है sp2 जो कि xy प्लेन में है, तो pz ऑर्बिटल कहाँ होगा? z एक्सिस के अलग होगा। मतलब ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा। तो इस चीज को मैं इस तरह से दिखला देता हूँ, ये समझ जाना कि ये जो ऑर्बिटल है pz वाला, ये इस तीनों ट्रायंगुलर प्लेन जो बना है इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज आपको याद रखना, आगे यूज होगा इस चीज का। जब भी sp2 प्लेन जिस भी प्लेन में बनेगा, हमेशा जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, pz ऑर्बिटल जो होगा वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर प्लेन में जाता है। यदि मान लो ये yz प्लेन में होगा, तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो x एक्सिस के अलॉन्ग चला जाएगा। यानी जो भी प्लेन में ये ट्रायंगुलर प्लेन आएगा, उसके परपेंडिकुलर प्लेन में ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चला जाएगा, ठीक। अब ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बचा, ये सिग्मा बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है, पाई बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है। मतलब ये एक्सियल ओवरलैपिंग भी शो करता है और लेटरल ओवरलैपिंग भी शो करता है, ओके। चलिए अब देखते हैं इसका यहाँ पे यूज क्या है। तो सबसे पहले हर कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल था। पहले इस कार्बन के पास भी s, px, py और pz ऑर्बिटल था। इसके पास भी s, px, py एंड pz ऑर्बिटल था। इस कार्बन के पास भी s, px, py एंड pz ऑर्बिटल था, ठीक है। तो यहाँ पे सभी के 4 ऑर्बिटल को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे किस तरह से ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या था? sp2 था। sp2 का मतलब एक s और 2 p इसका यूज हो गया होगा। और ये जो sp2 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 3 ऑर्बिटल बना, एक ये pz ऑर्बिटल बचा रह गया था। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? इस कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे ये सिग्मा और डबल में एक सिग्मा एक पाई होता है। मान लो ये मैं नीचे वाले को सिग्मा कह रहा हूँ और ऊपर वाले को पाई कह रहा हूँ, ठीक। चलो, तो ये तीनों जो सिग्मा है, ये हाइड्रोजन का s, इस हाइड्रोजन का s के साथ इसका sp2, इसका भी sp2, और यहाँ पे इस कार्बन का sp2 के साथ इस कार्बन का 2 ऑर्बिटल ओवरलैप किया, हाइब्रिडाइज किया, एक sp अब एक py और pz बच जाएगा, ओके। हाँ, इसका एक pz बच रहा है इस कार्बन का। अब देखो सिग्मा बॉन्ड तो चलो हमें पता है, pz और sp2 में यदि सिग्मा बॉन्ड बनाना हो तो कौन बनाएगा? तो sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, pz सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि ये sp2 तो हमें पता है ना 3 सिग्मा बना रहा है ना ये कार्बन, 1 2 और 1 3 सिग्मा बना रहा है, एक sp2 दूसरा ये तीसरा ये, ठीक। क्योंकि हमें पता है ये पाई बॉन्ड में नहीं जा सकता, sp2 कभी भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता है। तो पाई बॉन्ड कौन फॉर्म करेगा? pz, ठीक। तो इस तरह से इस कार्बन का तीनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज हो गया। अब हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन पे आते हैं। तो ये इसके s और px 2 हाइब्रिडाइज कर गया, py और pz बच गया। इसी तरह से यदि मैं इसकी बात करूं तो चलो इसके बारे में बाद में आएंगे, पहले हम लोग यहाँ आते। पाई बॉन्ड, यहाँ पे इसका pz ऑर्बिटल बचा है। अब मेरा ये सवाल है कि इसके ये 4 ऑर्बिटल में कौन सा ऑर्बिटल इस pz के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएगा? तो यदि इसका pz ऑर्बिटल यूज हो रहा है तो इसका कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा पाई बॉन्ड के लिए दोनों एक्सिस जो होता है, दोनों ऑर्बिटल पैरेलल होना जरूरी है। एक pz है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? pz, तभी उनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग हो सकेगा। मान लो एक pz में और एक हम x या एक y में ले लेते हैं, तो फिर ऐसे में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है।
तो इसलिए यदि मैं इसका pz यूज कर रहा हूं तो इस वाले का भी क्या यूज कर रहा हूं, करना पड़ेगा हमें pz ही यूज करना पड़ेगा, मतलब इसका भी pz ही यूज होगा। अब यहां पे इस कार्बन का एक तो pz चला गया पाई बॉन्ड में, एक मान लो इस कार्बन का एक sp ऑर्बिटल यहां पे आ गया, 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, और एक sp ऑर्बिटल मान लो इधर भी आ गया, ठीक। अब यहां पे इस कार्बन का कितना ऑर्बिटल बच गया, एक sp इधर चला गया, एक sp इधर चला गया, ये भी खत्म, बच क्या गया इसका py ऑर्बिटल बच गया। अगेन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इस CC के बीच डबल बॉन्ड है, तो अगेन यहाँ पे भी क्या होगा, एक सिग्मा एक पाई, तो एक सिग्मा में तो sp चला गया, अगेन यहाँ पे py नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे sp लिखा, क्यों, py सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, फिर यहाँ पे sp जो बच जाएगा वो पाई बॉन्ड तो नहीं बना सकता है ना, इसलिए sp को सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए देंगे और जो बच जाएगा py वो पाई बॉन्ड बना लेगा। अब अगेन यदि ये py है तो यहाँ पे इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल इसके साथ पाई बॉन्ड में काम आएगा, तो अगेन इस कार्बन का भी py जो है वो पाई बॉन्ड में यूज हो जाएगा। अब यहाँ पे भी 3 ऑर्बिटल बच रहा है s, px एंड pz, तो यहाँ पे भी जो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन था तो sp2 हाइब्रिडाइज था, sp2 sp2 और sp2, और एक py बच गया था, तो py जो था वो पाई बॉन्डिंग में चला गया। तो इस तरह से यहाँ पे कार्बन का, इस कार्बन का देखा जाए तो sp2 इसके sp के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, इधर भी इस कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन का s, यहाँ पे इस कार्बन का sp2 और इस हाइड्रोजन का s, ठीक। तो ये एलीन सिस्टम में किस तरह से, इस एलीन सिस्टम में किस तरह से ये पूरा का पूरा ज्योमेट्री हो रहा है, ये चीज अब आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा किस तरह से ये बॉन्डिंग करता है। चलिए अब जो इंपॉर्टेंट है ना वो ये कि इस पाई बॉन्ड को और इस पाई बॉन्ड को देखो, अभी हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वाले स्ट्रक्चर में बताया था, जो भी sp2 प्लेन होता है उसके परपेंडिकुलर में हमेशा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहता है, या अनहाइब्रिडाइज्ड बोलो या जो पाई बॉन्ड होगा उसके परपेंडिकुलर में रहता है। ये pz ऑर्बिटल है ना, अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है, और pz ऑर्बिटल इस sp2 प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा, और यही pz जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है यही पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है। हम इसको जस्ट उल्टा भी कह सकते हैं, जो pz का प्लेन है ना उसके परपेंडिकुलर में ये sp2 का प्लेन आ जाएगा, जो ट्रायंगुलर प्लेन है ना वो इस pz के परपेंडिकुलर में आ जाएगा। एक चीज ध्यान रखना, ये pz प्लेन ऐसा नहीं है, ये pz प्लेन ऐसा है, pz इस तरह, और जो ये जो ट्रायंगुलर प्लेन दिख रहा है वो बोर्ड का प्लेन में है, मतलब यहाँ पे जो तीनों प्लेन था वो xy प्लेन में था, और जो पाई बॉन्ड हमारा है जो pz है वो z एक्सिस के अलोंग था। तो यदि पाई बॉन्ड कभी भी z एक्सिस के अलोंग आ रहा है तो जो हमारा प्लेन मिलेगा वो xy मिलेगा। यदि पाई बॉन्ड कहीं x एक्सिस में आ जाए या फिर जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल x एक्सिस में आ जाए तो ऐसे में जो हमें प्लेन मिलेगा वो y x प्लेन मिलेगा, सॉरी, यदि हमारा पाई बॉन्ड x में आ जाए तो yz में हमारा प्लेन चला जाएगा, ठीक। और इसी तरह से यदि कहीं पाई बॉन्ड y एक्सिस में है तो हमें जो प्लेन मिलेगा ट्रायंगुलर प्लेन वो xz प्लेन में मिलेगा, ठीक है। मतलब हमेशा ट्रायंगुलर प्लेन जो मिल रहा है और जो पाई बॉन्ड जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हमेशा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। ओके, तो अब यहाँ पे इस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड pz के अलोंग बन रहा है, मतलब ये पाई बॉन्ड z एक्सिस के अलोंग बन रहा है। यदि ये z एक्सिस के अलोंग बन रहा है तो यहाँ पे ये जो कार्बन का sp2 प्लेन रहा होगा वो किस एक्सिस के अलोंग रहा होगा, तो डेफिनेटली यदि पाई बॉन्ड z एक्सिस के अलोंग बन रहा है, pz के ओवरलैपिंग से बन रहा है, तो ये पाई बॉन्ड किस प्लेन में रहा होगा, तो z को छोड़ दो, कौन सा 2 एक्सिस बच गया, xy बच गया ना, तो xy प्लेन में ये रहा होगा। और x एक्सिस मैंने इसको माना था, y एक्सिस इसको माना था, मतलब ये जो कार्बन पे H और ये जो दिख रहा है ना ये सब, ये कार्बन ये किस एक्सिस में रहा होगा, इसी एक्सिस में, जो बोर्ड का प्लेन जो दिख रहा है ना उसी प्लेन में रहा होगा। मतलब जैसे हमने लिखा वैसे ही ये कार्बन का 3 बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन इसका पाई बॉन्ड जो है वो कैसा रहा, ऐसा, इस कार्बन का ये पाई बॉन्ड ऐसा। चलो अब इस कार्बन को मैं ऑब्जर्व करता हूं। इस कार्बन को यदि मैं ऑब्जर्व करूं तो क्या देख रहा कि यहां पे इस कार्बन का py इस कार्बन का py के साथ लेटरल ओवरलैपिंग कर रहा है, मतलब ये कि अब यहां पे y एक्सिस जो है उसके अलग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब तुम ही लोग मुझे बताओ, यदि y एक्सिस के अलोंग पाई बॉन्ड बन रहा है तो ट्रायंगुलर प्लेन जो ये कार्बन का जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था वो किस प्लेन में रहा होगा। डेफिनेटली बोल सकते हो कि यदि py के अलोंग पाई बॉन्ड बन रहा है तो y वाले को छोड़ दो, py में पाई बॉन्ड बन रहा है y को छोड़ दो, क्या बच गया, x एंड z। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्लेन में ये प्रेजेंट होगा वो xz प्लेन में होगा। और xz प्लेन कौन सा है, तो z ये है और x किसको माने थे, इसको माने थे। इसका मतलब प्लेन जो हमें मिलेगा वो ऐसा मिलेगा।
ये x है और z वाला ऐसा है, तो ये जो प्लेन मिल रहा है यानी ऐसा, समझ रहे हो, ये प्लेन हमेशा हम अभी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ही बता दे रहा हूँ, ऑप्टिकल में हालांकि ये ज़्यादातर यूज़ होगा, इसलिए हम हमेशा तीन ही प्लेन का यूज़ किया जाएगा, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। एक्स वाई प्लेन हम इस बोर्ड के प्लेन को एक्स वाई प्लेन कहेंगे, यानी ये एक्स एक्सिस हमारा है, ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस जो वो बाहर की ओर है, तो मैं उसे दिखला नहीं रहा, ठीक है ना, वाह एक्चुअली मैं यहाँ दिखला सकता हूँ। तो ये जेड है, जेड का मतलब क्या, ये बाहर की ओर आ रहा है, एक्स वाई जेड। जब भी प्लेन, तो यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो जब भी एक्स वाई प्लेन बोला जाए इसका मतलब ये बोर्ड का प्लेन, वाई जेड प्लेन बोला जाए इसका मतलब वाई ये है और जेड कौन सा था, ये था ना, तो ये वाई ऐसा और जेड ऐसा, इसका मतलब ये वाला जो प्लेन है इसको हम वाई जेड प्लेन बोलेंगे। और तीसरा प्लेन होगा एक्स जेड कैसा, एक्स इधर जेड इधर, तो एक्स जेड का मतलब ऐसा। तो ये तीन प्लेन का जिक्र हम हमेशा क्या करेंगे, एक एक्स वाई प्लेन जो कि बोर्ड का प्लेन होगा, वाई जेड प्लेन मतलब ऐसा, और एक्स जेड मतलब ऐसा, ये आड़ा, ये खड़ा और ये बोर्ड का प्लेन। तो ये तीन प्लेन बार बार यूज होगा, इसलिए आप लोग अगले बार से कंफ्यूज ना हो रहा, मैं यहाँ पे एक बार मैं बता दिया, ठीक। चलो अब इस स्ट्रक्चर को मैं अब विजुअलाइज करता हूँ। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ पे जो कार्बन का sp2 प्लेन जो था वो किस एक्सिस के अलोंग था, जेड के परपेंडिकुलर, मतलब ये जो था ये एक्स वाई प्लेन में था, किस प्लेन में था, एक्स वाई प्लेन में, ओके। अब यहाँ पे जो कार्बन था ये किस प्लेन में था, तो यहाँ पे देख सकते हैं पाई बॉन्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, तो जो प्लेन रहा होगा वो एक्स जेड प्लेन के अलोंग रहा होगा, और एक्स जेड का प्लेन का मतलब क्या है, ऐसा, ठीक है ना, ये एक्स जेड, एक्स एक्सिस इसको हमने माना, जेड एक्सिस इसको माना, तो एक्स जेड प्लेन कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। यानी ये जो दो हाइड्रोजन दिख रहा है ये किस प्लेन पे प्रेजेंट होगा, तो ये एक्स जेड प्लेन पे प्रेजेंट होगा। मतलब ये हाइड्रोजन तुम्हें दिख तो रहा है इस बोर्ड पे, लेकिन एक्चुअली वो इस बोर्ड पे नहीं है। एक हाइड्रोजन कुछ ऐसा है तो दूसरा हाइड्रोजन अंदर की ओर जा रहा है बोर्ड के, मतलब ये जो है ना इस तरह से, इसको रुको, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन कुछ इस तरह से है, जिसमें से एक ऐसा है और दूसरा ये अंदर की ओर जा रहा है, ठीक। यानी यदि मैं इस दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यदि यहाँ पे बोर्ड को रख दूं तो एक रेड वाला जो है वो बोर्ड से बाहर कुछ इस तरह से आ रहा होगा, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो बोर्ड के अंदर कुछ इस तरह से जा रहा होगा, यहाँ पे बोर्ड है, समझ रहे हो। तो इस तरह से इसका ओरिएंटेशन है, इसी चीज को हम लोग ओरिएंटेशन कहते हैं। स्पेस में किस तरह से ये, इसका डायरेक्शन क्या, किस डायरेक्शन के अलोंग प्रेजेंट है, इसी चीज को ओरिएंटेशन कहा जाता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बताए थे कि जो डिफरेंस होता है वो अरेंजमेंट ऑफ एटम एंड ओरिएंटेशन ऑफ एटम की वजह से यह होता है। तो आइए अब इस स्ट्रक्चर को और अच्छे से देखते हैं। तो आपको इस तरह से एलियन सिस्टम में जो चीज़ ध्यान रखना है ना, वो मैं यहाँ पे समराइज करके लिख देता हूँ कि इतना जो मैंने 15-20 मिनट का जो लेक्चर दिया है ना, उसमें जो आपके लिए क्या काम वाली बात है उस चीज़ को मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर और एक एच इधर। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था, इसमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है और एक पाई बॉन्ड बनता है pz के कारण। यहाँ पे पाई बॉन्ड किसके कारण बन रहा था, py के कारण बन रहा था। मतलब ये कि ये वाला यदि प्लेन, यदि pz और इसका यदि कार्बन का pz पाई बॉन्ड में चला गया तो ये किस प्लेन में इसका एटम रहा होगा, तीनों एटम, एक एटम, दो एटम और ये 3 एटम किस प्लेन में रहा होगा, एक्स वाई प्लेन में रहा होगा। एक्स वाई प्लेन कहे तो यही बोर्ड का प्लेन में, ये जैसा दिख रहा है एज इट इज, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। लेकिन ये कार्बन का py इसके py के साथ पाई बॉन्ड बना रहा है, यदि py पाई बॉन्ड में जा रहा तो ये किस प्लेन में रहा होगा, इसका sp2 प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन में। एक्स जेड का मतलब कौन सा प्लेन हो गया, ऐसा वाला। मतलब ये हाइड्रोजन जो ऐसा दिख रहा है ये ऐसा नहीं है एक्चुअल में, ये दोनों का दोनों ऐसा है और ये ऐसा, फिंगर देख लो इस तरह से जा रहा है, एक इधर की ओर आ रहा है, एक इधर की ओर। और यदि कोई इधर से यदि कोई बंदा देख रहा है ना तो उसको एक चीज ध्यान रखना, एक ही हाइड्रोजन दिखेगा, पीछे वाला हाइड्रोजन नहीं दिखेगा। क्यों, यदि मैं इधर से देख रहा हूं तो ये हाइड्रोजन के पीछे वाला हाइड्रोजन छिप जाएगा, समझ रहे हो। तो इस तरह से ये एक्चुअली में प्रेजेंट है, एक बाहर की ओर आ रहा है और दूसरा एक वी के फॉर्म में रहता है, एक बाहर एक अंदर की ओर, ठीक। तो इसलिए मैं इस दोनों हाइड्रोजन को कुछ इस तरह से दिखला देता हूं,
याद है मैंने लास्ट क्लास में ये रिप्रेजेंटेशन बताया था। इसका मतलब होता है वेज और इसका मतलब होता है डैश। वेज का मतलब टुवर्ड्स द व्यूअर और आउट ऑफ द प्लेन, यानी ये व्यूअर के साइड है, जिस साइड से व्यूअर देख रहा है उसकी ओर ये वाला बॉन्ड आ रहा है, और ये बॉन्ड जो है व्यूअर से अवे फ्रॉम द व्यूअर और इनटू द प्लेन, प्लेन के ये अंदर जा रहा है। ओके, लेकिन ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये बिल्कुल ऑन द प्लेन है, इसी बोर्ड के प्लेन में। ओके, चलिए अब हम लोग ये एलिन देखें। अब हम लोग इसमें देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो बहुत ही इजी हो चुका है अब, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने 3 कंडीशन बताया था। फर्स्ट कंडीशन क्या था? सबसे पहला कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए क्या होना चाहिए? जिस कार्बन को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें उसके पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर का मेंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये कार्बन की बात करो या ये वाला कार्बन की बात करो, दोनों जगह हम देख सकते हैं पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब यहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। यदि पाई बॉन्ड आ गया किसी एटम के साथ तो वहाँ ऑटोमेटिकली रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ जाए, क्योंकि उसको फिक्स करके रोटेट नहीं कर सकते। एक को फिक्स करके दूसरे को रोटेट करने की कोशिश करोगे तो पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन क्या था? टर्मिनल एटम से अटैच जो ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो यदि यहाँ पे इस दोनों को मैं टर्मिनल एटम सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे टर्मिनल एटम के साथ HCH3 आ गया, यहाँ पे HH आ गया। तो टर्मिनल एटम से जो ग्रुप अटैच है वो तो सेम आ गया। सेम आ गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्या? नहीं। ठीक, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों शो नहीं करता है? पहला कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, लेकिन यहाँ पे टर्मिनल एटम से जो ग्रुप अटैच है वो सेम है, इसलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। क्या मैं यदि यहाँ पे H और यहाँ पे मान लो CH3 कर देता, क्या ये वाला स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? अगेन आंसर इज नो। क्यों? अब देखो इधर HH आ गया तो जरूरी है इधर भी चेंज होना। चलो अब मैंने हर एक चीज को डिफरेंट कर दिया, क्या अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? आंसर इज अगेन नो। क्यों नो हो रहा है? जरा इस चीज को समझो। यहाँ पे HCH3 टर्मिनल एटम से दोनों ग्रुप डिफरेंट है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी C के साथ H और CH3 ग्रुप डिफरेंट है, बिल्कुल है। फिर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों नहीं कर रहा? तो मैंने थर्ड कंडीशन बताया था। थर्ड कंडीशन क्या बताया था? टर्मिनल एटम से जो भी बॉन्ड जा रहा होता है, टर्मिनल एटम से जो जुड़ा 4 बॉन्ड है वो चारों बॉन्ड एक ही प्लेन में होना चाहिए। या फिर मैं ये बोल सकता हूं जो 4 बॉन्ड टर्मिनल एटम से जुड़ा है वो कभी भी परपेंडिकुलर प्लेन में नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि ध्यान से देखो, ये वाला जो प्लेन है, ये जो बॉन्ड जा रहा है, ये बॉन्ड किस प्लेन में प्रेजेंट है? XY प्लेन है, मतलब ये बोर्ड के प्लेन में ही प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे ये जो बॉन्ड जा रहा है, ये दोनों बॉन्ड, ये किस प्लेन में प्रेजेंट है? तो ये XZ प्लेन में प्रेजेंट है। तो एक प्लेन ऐसा है तो दूसरा प्लेन ऐसा है, दोनों प्लेन, इसका प्लेन ऐसा, इसका प्लेन ऐसा, तो दोनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहा है ना। ये प्लेन तो ऐसा है, ये प्लेन ऐसा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में अब ये बॉन्ड प्रेजेंट है, चारों बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे नो GI। इज इट क्लियर? तो इसलिए जब भी एलियन सिस्टम से क्वेश्चन आए तो याद रखिएगा, ये ग्रुप सेम हो या डिफरेंट हो, ये कभी भी GI शो नहीं करता। कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें पॉसिबल नहीं होता, भले ये ग्रुप डिफरेंट क्यों ना हो। सेम रहा तो ऐसे ही नहीं करता, लेकिन यदि डिफरेंट भी रहा तो नहीं करेगा। ठीक, अब हम लोग इसमें और एक कार्बन ऐड कर देते हैं, फिर देखते क्या चेंजेस आता है। अब मैं क्यूमिडेंस का कोई दूसरा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे मान लो मैं फिलहाल कोई ग्रुप A B, यहाँ पे भी मैंने A और B कोई ग्रुप लगा दिया। ओके, अब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा, इस चीज को समझते हैं। ठीक, तो अगेन पहले मैं ये चीज समझता हूँ कि यहाँ पे टर्मिनल एटम किस को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो टर्मिनल एटम ये हो जाएगा और दूसरा टर्मिनल एटम, क्योंकि बीच वाले कार्बन में कोई भी 2 ग्रुप लगा ही नहीं, यहाँ पे देखें तो केवल एक ही ग्रुप लगा हुआ है, इससे कोई दूसरा ग्रुप लगा हुआ है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लोग टर्मिनल एटम इस बीच वाले को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अब मैं अगेन यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर से समझने की कोशिश करूंगा कि ये और ये जो कार्बन टर्मिनल एटम है, इस पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है ये एक ही प्लेन में है या डिफरेंट प्लेन में। पहले इस चीज को हम लोग समझेंगे। यदि मैं कार्बन का हाइब्रिडेशन देखूं तो sp2, मान लो इसका sp2 ये यूज हो गया,
ठीक है। यहाँ से 3 sp2 आएगा, एक और 3 sp2 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा, एक इधर और एक इधर। तो कौन सा ऑर्बिटल इसका बच जाएगा? pz, और ये pz कहाँ चला जाएगा? पाई बॉन्ड में। यदि ये pz पाई बॉन्ड बना रहा है, ये ध्यान रखिएगा ये तीनों सिग्मा बॉन्ड में चला गया, मैं इसे अब नहीं लिख रहा हूँ। यदि ये pz है तो इसका भी pz ये यूज करके पाई बॉन्ड बना लेगा। इसका इस तरह से pz खत्म हो चुका है इस कार्बन का। अब इस कार्बन का यदि हाइब्रिडेशन चेक करें तो इसका हाइब्रिडेशन होगा sp, ठीक। तो sp में एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे sp का आ जाएगा और एक sp यहाँ पे आ जाएगा, जिससे कि इसका एक s और एक px खत्म हो जाएगा, ठीक है। py भी ले सकता हूँ, आपके ऊपर है जो लेना चाहो। मैं s और px ले लिया तो यहाँ पे एक py बच गया, ये py यहाँ पे रह गया, ठीक है। px भी ले सकता था, यहाँ पे कोई भी एक आप ले लो। तो यहाँ पे इसका py बच गया तो मैंने py ले लिया, ये py खत्म हो गया। अब यदि ये पाई बॉन्ड में py आ रहा तो इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्ड फॉर्म करेगा? तो अगेन यदि इसका py आ रहा तो इसका भी py को पाई बॉन्ड में आना पड़ेगा। तो अब यदि यहाँ पे मैं कार्बन का हाइब्रिडेशन देखो तो sp हाइब्रिडेशन इस कार्बन का भी है। sp में तो मैं लिख सकता हूँ sp और py एंड pz, ऐसा लिख देता हूँ मैं। इसमें से क्या हुआ? sp और sp सिग्मा बॉन्ड में चला गया, 2 ऑर्बिटल और बच गया जो कि प्योर pz और प्योर p ऑर्बिटल होगा, एक py एंड pz। जिसमें से py इधर आ गया तो इधर कौन सा ऑर्बिटल बच गया? pz। मतलब ये प्योर pz ऑर्बिटल है। pz ऑर्बिटल अगेन क्या करेगा? इस कार्बन के साथ, इस कार्बन के pz ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा। अब यहाँ पे इस कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल यहाँ पे और आएगा? sp। 2 sp ऑर्बिटल था ना इसमें, तो दोनों sp सिग्मा बॉन्ड में चला जाएगा और py एंड pz पाई बॉन्ड में चला जाएगा, जिसमें से देख सकते हैं py इधर कर रहा है, pz इधर कर रहा है। यदि इधर pz आया तो इस कार्बन का pz इधर यूज कर लेगा, और इसमें देख सकते हैं इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। sp2 में pz इसका यदि पाई बॉन्ड में चला गया तो ये तीनों सिग्मा बॉन्ड में यूज हो जाएगा। sp2 यहाँ पे भी इसका sp2, इसका s, यहाँ पे भी sp2 और इसका s। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? जो टर्मिनल एटम पे जो बॉन्ड लगा हुआ है ये किस प्लेन में होगा, पहले ये चीज को समझते हैं। तो पहले देखो इस कार्बन पे जो पाई बॉन्ड है वो किस प्लेन में है? z एक्सिस के अलॉन्ग है, देख रहे हो। यदि यहाँ का पाई बॉन्ड z एक्सिस में है तो इस कार्बन का जो sp2 प्लेन होगा वो कौन सा रहा होगा? तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जो इसका प्लेन रहा होगा वो xy प्लेन होगा। मतलब ये कि इस पे जो a b और ये कार्बन जो दिख रहा है वो इसी बोर्ड के प्लेन में रहा होगा। ये चीज हम कह सकते हैं, ये चीज समझ में आ रहा होगा अब आप लोगों को, उम्मीद है। अब हम लोग इस वाले कार्बन पे आते हैं। इस वाले यदि कार्बन को देखें तो इस वाले कार्बन पे कौन सा पाई बॉन्ड में यूज हो रहा है? py। चलो ये ऐसे भी sp लीनियर शेप है, py। फिर यहाँ पे ये वाला हमें टर्मिनल को देखना है, एक इसको और एक इसको ऑब्जर्व करना किस प्लेन में। तो अगेन यहाँ पे देखो इस कार्बन का pz ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में यूज हो रहा है। तो पाई बॉन्ड यदि pz z एक्सिस के अलॉन्ग पाई बॉन्ड बन रहा है तो जो sp2 प्लेन रहा होगा वो अगेन किस प्लेन में रहा होगा? तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं xy प्लेन में ही रहा होगा। इसका मतलब ये जो a और b जो दिख रहा है ये भी किस प्लेन में है? इसी बोर्ड के प्लेन में है। यानी a और b का जो बॉन्ड दिख रहा है ये किस प्लेन में आ गया? बोर्ड के प्लेन में आ गया। और यहाँ पे भी जो a और b दिख रहा है ये भी किस प्लेन में है? बोर्ड के प्लेन में है। इसका मतलब अब टर्मिनल एटम पे जो भी बॉन्ड है वो सेम प्लेन में है। यदि सेम प्लेन में है तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। बस कंडीशन क्या है? ये ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ AB, यहाँ पे भी AB है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। यदि यहाँ पे मैं ए कर दूंगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब टर्मिनल एटम पे यदि ग्रुप सेम हो गया तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। टर्मिनल एटम पे ग्रुप डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वो शो करेगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं किसी भी क्यूमुलेंस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो अब इतना जो मैंने एक एक चीज करके समझाया, अब आपको इतना करने की जरूरत नहीं है हमेशा। अब आपको सिंपली रूल याद रखना है, 2 रूल याद रखना है। 2 रूल क्या है? फर्स्ट रूल है रूल नंबर 1, यदि कभी भी इवन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाता है, इवन जैसे कि एलिन में देखें, एलिन में कितना का डबल बॉन्ड था? 2 डबल बॉन्ड था कंसेक्यूटिव। यदि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ जाता है तो ऐसे में जो टर्मिनल एटम पे जो बॉन्ड है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाता है। और यदि वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया तो ऐसे में वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है यदि कहीं इवन नंबर ऑफ consecutive double bond, इवन नंबर ऑफ consecutive डबल बॉन्ड आ जाए तो टर्मिनल
बॉन्ड्स जो टर्मिनल एटम पे लगा होता है, बॉन्ड्स ऑन टर्मिनल एटम्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फर्स्ट पॉइंट। और इसलिए यदि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में आ गए तो ऐसे केस में कह सकते हैं नो GI। ये पॉइंट नंबर 1 था, यानी इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे में टर्मिनल एटम पे जो ग्रुप लगे होंगे या जो बॉन्ड लगे होंगे वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चला जाएगा और ऐसे में नो GI। दूसरा रूल यहां मैं लिख दे रहा हूं, यदि कहीं ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाए, ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, DB मीन्स डबल बॉन्ड, तो ऐसे में क्या होगा, ऑन टर्मिनल एटम, ऑन टर्मिनल एटम, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द सेम प्लेन। यानी ऐसे में क्या हो जाएगा, जो टर्मिनल एटम पे जो बॉन्ड है या जो ग्रुप ऑफ एटम अटैच है वो सेम प्लेन में आ जाएगा और ऐसे में GI पॉसिबल हो सकता है। पॉसिबल क्यों बोल रहा हूँ, कंफर्म क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है यार ये दोनों ग्रुप सेम आ गया तो हालांकि ये प्लेन सेम प्लेन में रहने के बाद भी हो सकता है GI शो ना करे, ठीक है ना। तो इसलिए ये ग्रुप डिफरेंट भी होना जरूरी है, केवल एक ही प्लेन में आ गया तो ये नहीं कह देंगे भाई वो GI शो करेगा ही करेगा। उसके लिए जरूरी है जो टर्मिनल एटम पे ग्रुप लगा हुआ है वो आपस में डिफरेंट हो। तो आपका इसी 2 पॉइंट से आपका सारा GI का जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, जो भी क्यूमिलिन से रिलेटेड होगा। तो आपको बार बार ये इतना कुछ आपको देखने का जरूरत नहीं, चेक करके कि यार ये सेम प्लेन में है या नहीं है। यदि कहीं इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो आप परपेंडिकुलर प्लेन में, वहाँ तुम कोई भी ग्रुप लगा दो टर्मिनल एटम पे, सेम लगाओ डिफरेंट लगाओ, नो GI। लेकिन यदि कहीं ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ गया तो ऐसे में टर्मिनल एटम पे यदि डिफरेंट ग्रुप लगा है तो वो GI शो करेगा। अब क्यूमिलिन पे बेस्ट कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C2H5। यहाँ पे चलो मैं C2H5,
चलो तो अब क्यूमुलेंस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करके देख लेते हैं और अच्छे से जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे पहला कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड है, ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड। ऐसे में क्या होगा, इस पे और इस पे जो बॉन्ड लगा होगा वो क्या हो जाएगा, आपस में सेम प्लेन में होगा, ठीक है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम प्लेन में, यदि सेम प्लेन में है तो वो जीआई शो कर सकता है। कंडीशन चेक कर लेते हैं, टर्मिनल आइटम पे कौन कौन सा ग्रुप लगा, यहाँ एक तो CH3 और एक H है, तो इस तरह से ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट। इधर चेक करते हैं, यहाँ पे भी देख रहे हैं एक H लगा है, दूसरा CH3, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, शो कर सकता है, ठीक है ना। इवन ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, टर्मिनल आइटम पे ग्रुप डिफरेंट, तो वो जीआई शो करेगा। इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, तो सिंपल इसके अबाउट भी हो सकता था सो टर्मिनल आइटम मानकर, लेकिन यहाँ पे दोनों का दोनों H लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे कोई जीआई नहीं। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड है तो टर्मिनल आइटम इसको मैं मान सकता हूँ, लेकिन यदि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है तो इस पे जो भी बॉन्ड लगा होगा इस कार्बन पे और इस कार्बन पे वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो नो जीआई, ठीक है। यहाँ से भी कोई जीआई पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो इस मॉलिक्यूल में कहीं भी कोई जीआई पॉसिबल नहीं था, इसलिए ओवरऑल ये मॉलिक्यूल में जीआई प्रेजेंट नहीं है। इस वाले में आ जाओ, यहाँ पे CH3 कर लेना, ओके, यहाँ CH2 हो जाएगा, थोड़ा गलती हो गया। चलो यहाँ पे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड। अगेन यदि इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड है तो अगेन ये ग्रुप इस टर्मिनल आइटम और इस टर्मिनल आइटम पे जो ग्रुप लगा होगा वो आपस में डिफरेंट प्लेन में होगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, और ऐसे में फिर कोई जीआई नहीं, तो इसलिए ये पूरा का पूरा एक ज्योमेट्रिकल एरिया कहलाएगा। मतलब कि यदि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ज्योमेट्रिकल एरिया कहते हैं, ठीक। तो फिलहाल यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, हालांकि यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट है, फिर भी यहाँ पे भी देखा जाए तो ग्रुप आपस में डिफरेंट है, लेकिन फिर भी क्यों, क्योंकि ये जो प्लेन होगा ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाएगा, इसलिए। चलिए नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड 3 डबल बॉन्ड 4 डबल बॉन्ड, तो यहाँ से यहाँ तक यदि मैं टर्मिनल आइटम इसको और इसको मानूं तो क्या ये जीआई शो करेगा। अगेन इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, नो जीआई, इस वाले पार्ट से जीआई तो नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखो तो ये वाला टर्मिनल आइटम और इस वाले को यदि मैं टर्मिनल आइटम मान लो इस पार्ट को, तो यहाँ पे देखो तो ये एक H लगा हुआ है, HCH3 आपस में डिफरेंट, यहाँ पे भी देख रहा हूँ एक H लगा और एक पूरा ग्रुप ये लगा हुआ है, तो ये वाला H और ये पूरा ग्रुप क्या इस कार्बन पे दोनों आपस में डिफरेंट हो गया, यहाँ पे भी इस कार्बन से दोनों डिफरेंट है, और ये पाई बॉन्ड के बाद रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो प्रेजेंट है ही, तो इस वाले मॉलिक्यूल में यहाँ से तो कोई जीआई नहीं हो रहा है, लेकिन इस वाले एल्केन के अबाउट वो जीआई शो कर रहा है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूल जीआई बोलेंगे शो कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से ये शो करेगा, ये भी शो नहीं कर रहा था, तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल आप एक ही पार्ट देकर छोड़ दो कि यहाँ जीआई पॉसिबल नहीं है तो आगे कहीं जीआई पॉसिबल ही नहीं होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आगे भी आप चेक कर लो, हो सकता है एक पार्ट में तो नहीं हुआ, दूसरे ज्योमेट्रिकल एरिया में हो सकता है पॉसिबल हो जीआई, तो चेक करना पड़ेगा हर एक ज्योमेट्रिकल एरिया पे। तो इस तरह से क्यूमुलेंस में आपको देखना केवल क्या है, यदि ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है तो वो जीआई शो कर सकता है, फिर देखना होगा टर्मिनल आइटम पे ग्रुप सेम है या डिफरेंट। यदि इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड है तो ऐसे में क्या होता है, वो जीआई शो कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है टॉपिक, उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जीआई स्पाइरेंस में जानेंगे किस तरह से होता है। स्पाइरेंस क्या होता है, जीआई इन स्पाइरेंस। स्पाइरो कंपाउंड के बारे में IUPAC में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। स्पाइरो कंपाउंड क्या होता है, 2 साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कोई एक एटम एटलीस्ट कॉमन हो। यदि एक एटम कॉमन होता है तो उसे हम स्पाइरो कंपाउंड कह देते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड के बारे में पढ़ाया था। बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है, यदि 2 एटम कॉमन हो तो ऐसे में बाईसाइक्लो कंपाउंड कहते हैं उसे। तो फिलहाल हम स्पाइरो की बात कर रहे हैं, तो स्पाइरेन क्या हो जाएगा, जब 2 साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हो तो उसे हम लोग स्पाइरेन कहते हैं, ठीक। अब इसमें जीआई हमें देखना है कि जीआई पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ओके। तो चलिए चेक करते हैं करके। सबसे पहली बात, यदि मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन चेक करूं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। यदि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो मान लो मैं इस वाले 2 बॉन्ड को, ये बॉन्ड और ये जो बॉन्ड दिख रहा है,
इस दोनों बॉन्ड को मैं इसी बोर्ड के प्लेन में मानता हूं। मतलब ये कि ये जो बॉन्ड दिख रहा है वो इसी एक्स वाई प्लेन पे प्रेजेंट है, और यदि ये एक्स वाई प्लेन पे प्रेजेंट है तो ये दोनों बॉन्ड क्या होगा, क्या ये भी एक्स वाई प्लेन पे होगा? आंसर इज नो। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, टेट्राहेड्रल शेप होगा। यदि ये इस बोर्ड के प्लेन में है तो ये वाला जो दिख रहा होगा ये एक तो अंदर होगा और एक बाहर की ओर होगा, यानी एक अंदर की ओर होगा एक बाहर की ओर होगा। बताया था ना टेट्राहेड्रल में दो भी होते हैं, दोनों आपस में परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। तो इस तरह से यदि ये एक्स वाई प्लेन में माने हैं तो इसमें से एक तो चला जाएगा अंदर की ओर और एक आ जाएगा बाहर की ओर। मान लो मैं इस वाले को आउट ऑफ द प्लेन बता रहा हूं और इस वाले को इनटू द प्लेन बता रहा हूं। ठीक, यहाँ पे कार्बन है। इसी तरह से अब एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, यदि यहाँ पे ये कार्बन यदि सेम प्लेन में, तो ये वाला भी कार्बन जो बॉन्ड है ना ये भी सेम प्लेन में होगा, ये भी सेम प्लेन में। मतलब ये वाला बीच में जो भी रिंग का कोई भी साइकिल का तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये इस बोर्ड के प्लेन में हुआ और ये वाला बॉन्ड अंदर चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। यदि ये प्लेन इस बोर्ड के प्लेन में ये वाला बॉन्ड, तो ये वाला भी बॉन्ड कहाँ होगा, इसी प्लेन में होगा। ये वाला बॉन्ड यदि है तो ये वाला भी बॉन्ड किधर होगा, इसी प्लेन में होगा। इसके बाद यदि कुछ लगा हुआ तो वो अंदर बाहर होगा, लेकिन यदि मैं इस चारों बॉन्ड की बात करूं तो ये चारों का चारों बॉन्ड कहाँ होगा, इसी बोर्ड के प्लेन में होगा। और यदि ये वाला ये वाला बॉन्ड जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, यदि ये बॉन्ड के अंदर जा रहा है तो ये वाला भी बॉन्ड कहाँ होगा, बोर्ड के अंदर ही होगा। इसी तरह से यदि ये वाला बोर्ड के बाहर है तो ये वाला भी कहाँ होगा, बोर्ड के बाहर ही होगा। ये चीज समझ में आ रहा है किस तरह से यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप लोग इस चीज को इस तरह से इमेजिन करना, ये वाला जो है ना, ये जो दो बॉन्ड दिख रहा है ये एक्चुअली फिर से इस तरह से कुछ है। मतलब एक तो मान लो ये बोर्ड का प्लेन था, इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो दिख रहा है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे ये बोर्ड का प्लेन आ गया और एक बाहर की ओर आ रहा है और एक अंदर की ओर जा रहा है, कुछ इस तरह से। तो ये और फिर ये इधर से ऐसा क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये वाला प्लेन जो दिख रहा है ये स्क्वायर, ये जो साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये किस तरह से होगा, ये ऐसे वाले स्ट्रक्चर में होगा। ये एक्चुअली बोर्ड इस तरह से, कौन सा प्लेन हम इसे कह सकते हैं, यदि इस तरह के प्लेन में आ रहा है तो एक तो एक्स और दूसरा जेड, तो ये एक्स जेड प्लेन में ये वाला साइक्लोब्यूटेन का रिंग, और ये यदि मैं बात करूं तो ये एक्स वाई प्लेन में है। ओके, अब मैं इस वाले में बात करूंगा क्या ये GI शो कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो चलो यहाँ पे मान लो मैं ग्रुप ए और यहाँ पे बी ले लेता हूँ, यहाँ पे भी ग्रुप में ए ले लेता हूँ और यहाँ पे बी ले लेता हूँ। यदि ये ए और बी की बात करूं तो ये ए और बी क्या बोर्ड के प्लेन में होगा या इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में होगा, ये ए एंड बी। चलो देखते हैं इस चीज को। तो यहाँ पे क्या देख रहे थे, ये दोनों बॉन्ड किस प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में। यदि ये दोनों बोर्ड के प्लेन में है तो ये ए एंड बी कहाँ होगा, अगेन बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में। क्यों, अगेन इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp3 टेट्राहेड्रल शेप है। तो ये यदि बोर्ड के प्लेन में है तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ जाएगा, परपेंडिकुलर प्लेन में। मतलब यदि ये अंदर की ओर जा रहा है तो ये बॉन्ड बाहर की ओर आएगा। इज इट क्लियर। इस वाले पे आते हैं। अब यहाँ पे ये बॉन्ड कहाँ था, अंदर की ओर, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पे ये आ जाएगा। मतलब ये यदि बॉन्ड के अंदर प्लेन, बोर्ड के प्लेन के अंदर बाहर था तो ये दोनों बॉन्ड कहाँ जाएगा, अब बोर्ड के प्लेन पे आ जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या देख सकता हूं कि यहाँ पे ये टर्मिनल एटम यदि मैं इसको मानूं और इसको मानूं, डायरेक्ट टर्मिनल एटम मैं इसको पकड़ रहा हूं, ये हमारा टर्मिनल एटम है, यानी हम इसको अब एक ज्योमेट्रिकल एरिया कहेंगे। टर्मिनल अबाउट के बीच में एक टर्मिनल एटम यहाँ, एक टर्मिनल एटम हमने यहाँ माना, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इस दोनों को केवल देख रहे हैं, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट है इससे मतलब नहीं है। तो ऐसे में हम इसको वन ज्योमेट्रिकल एरिया कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये दोनों बॉन्ड और यहाँ का दोनों बॉन्ड आपस में क्या हो गया, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। और म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया तो ऐसे में यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे ग्रुप सेम लगा हो डिफरेंट लगा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ बोल सकते हैं नो GI। आ रहा है ना समझ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। थोड़ा इमेजिनेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ो, सब कुछ समझ में आएगा। उम्मीद है कि ये चीज़ आप लोग को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक, एक बार यदि ना समझ आए तो एक बार वीडियो फिर से दोबारा देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगी, हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पे।
अब मैं मान लो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे मैं ए बी कर देता हूँ ऐसा। यहाँ पे अब एक एक करके जो स्पायरो कंपाउंड दिख रहा है मैं एक एक करके चेक करता हूँ किस प्लेन में। ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी देखो तो ये भी किस स्टेट में sp3। ओके, यहाँ पे भी देखूंगा तो sp3, हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है यहाँ। चलो मैं इस वाले को इसी प्लेन में मान लेता हूँ, कोई दिक्कत? यानी ये जो दिख रहा है ना बॉन्ड, ये क्या मान लिया मैं, इसी बोर्ड के प्लेन में है। बोर्ड के प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन में है। एक्स इसको मैंने माना है, वाई इस वाले एक्सिस को मानती है। एक्स वाई प्लेन हो गया बोर्ड का प्लेन। यदि ये एक्स वाई प्लेन में ये चारों बॉन्ड 1 2 3 4, तो ये वाला भी बॉन्ड कहाँ होगा, सॉरी ये वाला बॉन्ड कहाँ होगा, एक्स वाई में होगा या फिर ये अंदर चला जाएगा बोर्ड के। तो अगेन यदि ये एक्स वाई प्लेन में है तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, अंदर बाहर चला जाएगा। मान लो ये वाला बॉन्ड के, ये बोर्ड के बाहर आ रहा है ये वाला बॉन्ड, और ये बोर्ड के अंदर जा रहा है। एक्चुअली फिर से देखना चाहे तो एक्चुअली कुछ इस तरह से बन रहा होगा, यानी ये ऐसा जा रहा है। तो यदि ये ऐसा है तो यहाँ पे भी ये भी क्या हो गया, बोर्ड के बाहर आ रहा है और ये बोर्ड के अंदर, मतलब ये प्लेन एक्चुअली इस तरह से, ये बाहर की ओर आ रहा है ऐसा, फिर ये ऐसा हो के आ रहा है। यदि ये दोनों अंदर बाहर था तो ये वाला कहाँ आ जाएगा अब, तो अब यदि ये अंदर बाहर था तो ये जो होगा ये अब इसके इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पे आ जाएगा, यानी ये फिर से कहाँ आ गया, एक्स वाई प्लेन पे आ गया। ये चीज क्लियर है ना? तो इस तरह से ये चारों बॉन्ड कहाँ होगा, एक्स वाई प्लेन पे। यदि ये चारों एक्स वाई प्लेन पे तो ये और ये वाला बॉन्ड कहाँ होगा, तो अगेन हम बोल सकते हैं ये दोनों बॉन्ड कहाँ हो जाएगा, इस एक्स वाई के प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब एक यदि अंदर है तो दूसरा कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। यहाँ पे चेक करते हैं, ये वाला रिंग जो था वो एक्स वाई प्लेन में था। यदि ये रिंग एक्स वाई प्लेन में है तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये कहाँ चला जाएगा, अगेन अंदर बाहर चला जाएगा, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप क्लियर हो गया। यहाँ पे आप बताओ कि यहाँ पे क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो टर्मिनल आइटम मैं इसे मानूंगा और इसे मानूंगा। क्या इस दोनों के अबाउट, अब ये एक ज्योमेट्रिकल एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 ज्योमेट्रिकल एरिया कह देंगे इसे, 1 ज्योमेट्रिकल एरिया, ठीक। क्या अब इसके अबाउट जीआई पॉसिबल है कि नहीं है, तो अब हम बोल सकते हैं कि यहाँ जीआई पॉसिबल है। क्यों, यहाँ पे देख सकते हो, क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है ये इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन है, मतलब ऐसा, और यहाँ का जो बॉन्ड दिख रहा है ये भी बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों बॉन्ड और यहाँ का दोनों बॉन्ड वो एक प्लेन पे आ चुका है। यदि सेम प्लेन पे प्रेजेंट है तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि यहाँ जीआई पॉसिबल होगा, ठीक। और यहाँ पे टर्मिनल आइटम से जो ग्रुप लगा हुआ है ए एंड बी, यहाँ पे टर्मिनल आइटम से ग्रुप लगा ए एंड बी, इसका मतलब यहाँ जीआई पॉसिबल है, यहाँ जीआई विल टेक प्लेस। ओके, तो इसमें भी आपको इतना कुछ हमेशा नहीं करना है, बार बार आपको इतना कुछ करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली रूल, अगेन यहाँ पे भी रूल, वही रूल याद रखना है। जो रूल्स क्यूमिलिन में था वही रूल यहाँ भी है। किस तरह से अप्लाई करते हैं बता देता हूँ इसे। रूल नंबर 1 क्या रहेगा, यदि कभी भी, अच्छा एक और चीज़ पहले मैं रूल बता देता हूँ, उसके बाद वो इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा। पहला रूल क्या है, यदि कभी भी 2 सिमेट्रिकल रिंग, 2 या इवन नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रिंग रहे तो वहां पे कभी भी जीआई पॉसिबल नहीं होता अबाउट टर्मिनल आइटम, ठीक है। यदि 2 सिमेट्रिकल रिंग प्रेजेंट है और इवन नंबर ऑफ रिंग प्रेजेंट है तो ऐसे में कोई जीआई पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, इवन नंबर में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ का जो ग्रुप होगा वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में हो जाता है, और ऐसे में म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया तो वहाँ नो जीआई। लेकिन यदि ऑड नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रिंग लगा हो, ऑड नंबर ऑफ, ठीक। अब ये भी ध्यान में रखना, ये कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, स्पाइरो टाइप का होना चाहिए, ठीक है ना। स्पाइरो का मतलब एक ही कार्बन इनके बीच में कॉमन होना चाहिए। और इस तरह का यदि कंटिन्यूअसली 3 5 7 ऑड नंबर ऑफ रिंग लगा हो, सिमेट्रिकल रिंग, तो ऐसे में अब टर्मिनल आइटम के अबाउट क्या देख रहे हैं, वो दोनों सेम प्लेन में आ जाता है। सेम प्लेन में आ गया तो ऐसे में हम जीआई पॉसिबल बोल सकते हैं। तो इस चीज को आप लोग लिख लेना। रूल नंबर 1 में, यदि इवन नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रिंग्स आर प्रेजेंट देन जीआई इज पॉसिबल अबाउट टर्मिनल कार्बन आइटम, ठीक। दूसरा रूल क्या लिखोगे, इफ ऑड नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रिंग्स आर प्रेजेंट देन जीआई इज पॉसिबल। यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ जीआई नॉट पॉसिबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
इफ ऑड नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रिंग्स आर प्रेजेंट देन GI इज पॉसिबल अबाउट टर्मिनल एटम। ठीक, टर्मिनल एटम में किसको मान रहा हूँ, एक तो इस वाले को और दूसरा बिल्कुल इस वाले को। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बीच वाले में भी हो सकता है कोई रिंग में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आ जाए, हो सकता है। यदि ऐसा हो तो फिर मैं ऑलरेडी उसके लिए बता चुका हूँ कि किसी भी साइक्लोएल्केन में GI के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अभी मैं केवल स्पाइरेंस में पढ़ रहा हूँ कि किस तरह से GI देखते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लो। इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो ये, रिंग का सिमेट्रिकल होना जरूरी है। रिंग का सिमेट्रिकल का मतलब ये जो टर्मिनल एटम के अबाउट हम जो GI देख रहे हैं, यदि उसको उस दोनों टर्मिनल एटम को मैं ज्वाइन कर दूं तो उसके अबाउट सिमेट्री दिखना चाहिए हमें। सिमेट्री का मतलब क्या है, मिरर इमेज। ऊपर का जो पार्ट है वो नीचे का पार्ट का मिरर इमेज होना चाहिए, आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज हो, तभी हम रिंग को सिमेट्रिकल कहेंगे। और सिमेट्रिकल कैसे देखते हैं, लाइन कौन सा, लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल एटम, यानी ये टर्मिनल एटम और ये टर्मिनल एटम, इस दोनों को ज्वाइन किया, क्या रिंग सिमेट्रिकल दिख रहा है, यस सिमेट्रिकल दिख रहा है। तो यहाँ पे हम ये दोनों रूल को लगाएंगे। तो ये दोनों रूल लगाने से पहले ये कंडीशन चेक करना पड़ेगा आपको कि लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल एटम शुड बी सिमेट्रिकल, यानी ये जो लाइन ज्वाइन कर रहा है टर्मिनल एटम को, इसके अबाउट सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो देयर मस्ट बी सिमेट्री अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल एटम, यानी टर्मिनल एटम को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है उसके अबाउट सिमेट्री होना चाहिए। सेम यहाँ पे भी वही चीज, एक टर्मिनल एटम मैंने इसको माना, एक टर्मिनल एटम मैंने इसको माना, तो यहाँ पे यदि इस दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसके ऊपर और इसके नीचे क्या यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा है, यस यहाँ पे सिमेट्री दिख रहा है। तो ऐसे में यहाँ पे भी अब ये रूल लगाएंगे। ठीक, तो ये रूल लगाने से पहले आपको ये चीज देखना पड़ेगा, 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। पहला, ये रूल 4 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड के लिए ही केवल वैलिड है, सिमेट्रिकल रिंग, इवन नंबर ऑफ रिंग वाले के लिए वैलिड है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल एटम, जो लाइन ज्वाइन कर रहा है टर्मिनल एटम को उसके अबाउट सिमेट्री होना चाहिए। ठीक, तो ये पॉइंट को आप लोग खुद से लिख दो, मैं नहीं लिख रहा हूँ। ओके, अब चलिए, अभी हमने 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा, एक तो क्यूमिलियंस पढ़ा और दूसरा हमने स्पाइरेंस के बारे में पढ़ा कि क्यूमिलियंस और स्पाइरेंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। यदि दोनों को यदि ध्यान से देखा जाए तो एक चीज कॉमन है दोनों में, इवन वाले केस में नो GI, ऑड वाले केस में GI पॉसिबल था। दोनों में, क्यूमिलियंस की बात करो या फिर स्पाइरेंस की बात करो, दोनों में ये चीज कॉमन था। यदि कहीं इवन नंबर ऑफ डबल कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आता है, नो GI, ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड, GI पॉसिबल। इसी तरह से स्पाइरेन में भी 2 रिंग के लिए 2 कंसेक्यूटिव रिंग रहा या फिर 4 इवन नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव रिंग रहा तो नो GI, ऑड नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव रिंग रहा तो GI में भी पॉसिबल। ठीक, तो इस चीज को बहुत बार क्या होता है, क्यूमिलियंस और स्पाइरेंस को मिक्स करके भी प्रॉब्लम दिया जाता है और पूछा जाता है कि GI पॉसिबल है या नहीं। तो ऐसे में आप लोग क्या करोगे, मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर दिया गया है, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 लगा दिया गया हो, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3 लगा दिया गया। अब ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक, तो इसमें देख रहे हो स्पाइरन रिंग भी दिख रहा है और बीच में डबल बॉन्ड आ गया। तो ऐसे में क्या करना है आपको, जो भी रिंग दिख रहा है ना उस रिंग को आपको डबल बॉन्ड एज्यूम कर लेना है। मतलब कि इसको आप डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो, इसको भी आप डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। अब यहाँ पे देखो क्या हो चुका, 3 डबल बॉन्ड हो गया ना, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड। 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड में टर्मिनल एटम के अबाउट GI पॉसिबल होता है। ठीक, यदि GI पॉसिबल है तो उसके लिए क्या कंडीशन देखना, केवल ये ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ये आपस में डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे GI पॉसिबल। इसी तरह से मान लीजिए ऐसा रिंग कहीं दिया हो, CH3 C2H5, यहाँ पे H और यहाँ पे D ड्यूटेरियम लगा दिया गया हो, क्या इस वाले में GI पॉसिबल है, ये चेक करना है हमें। तो यहाँ पे GI पॉसिबल है या नहीं ये कैसे देखेंगे, तो चलो क्या करना है आपको, सिमेट्रिकल रिंग। पहले तो टर्मिनल आइटम किसको मैं डिसाइड करूंगा, इस वाले को और इस वाले को। क्या इस टर्मिनल आइटम को, इस दोनों टर्मिनल आइटम को मैं ज्वाइन करूँ तो क्या सिमेट्री दिख रही है, तो बिल्कुल दिख रही है। जो इस लाइन के ऊपर दिख रहा है वही इस लाइन के नीचे दिख रहा है, तो यस सिमेट्री प्रेजेंट है। सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऐसे में क्या करेंगे, जो भी रिंग दिख रहा है उसको डबल बॉन्ड एज्यूम कर लो। अब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड काउंट करो, 1 2 3। यहाँ पे देखो यार ये 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड है कंसेक्यूटिव। तो इस तरह से ऑड नंबर में पॉसिबल होता है। अब चेक केवल क्या करना है अपने को, टर्मिनल आइटम से जो ग्रुप लगा है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे C2H5, आपस में ये क्या है डिफरेंट।
सिमिलरली यहाँ पे भी चेक करो, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है ड्यूटेरियम, ये भी आपस में डिफरेंट, इसलिए ऐसे में यहाँ पे भी GI पॉसिबल है। तो समझ में आया। तो यदि इस पायरन को कभी डबल बॉन्ड के साथ यदि ऐड करके जोड़ करके दे दिया गया तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, रिंग को डबल बॉन्ड एज्यूम कर लेना, फिर काउंट कर लेना। यदि इवन है तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर ग्रुप या सेम हो डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यदि ऑड नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाए तो ऐसे में आपको फिर टर्मिनल एटम पे लगे ग्रुप को देखना पड़ेगा। ठीक, चलो ये जरा बताओ, मान लो यहाँ पे मैंने H और यहाँ पे CH3 ले लिया और यहाँ पे मैंने CH3 और C2H5 ले लिया, क्या इस वाले में GI पॉसिबल होगा? तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको अब मैं डबल बॉन्ड से रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ, रिंग को यहाँ डबल बॉन्ड से रिप्लेस नहीं कर सकता हूँ। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता हूँ? क्योंकि यहाँ पे अब ये जो रिंग दिख रहा है ये सिमेट्रिकल नहीं है। कैसे देख सकते हो, यदि मैं इसको टर्मिनल एटम मानूं और इसको यदि टर्मिनल एटम मानूं और इसको यदि ज्वाइन कर देता हूँ, क्या रिंग सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग द टर्मिनल एटम? आंसर इज नो। क्यों? देखो इसका यदि मिरर इमेज देखा जाए तो यहाँ आना चाहिए था ना, लेकिन ये तो यहाँ है, इसलिए यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, इसलिए यहाँ पे GI पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए नो GI। इसलिए मैंने बताया भी था यदि 3 मेंबर्ड रिंग 5 मेंबर्ड रिंग है तो ऐसे में आप लोग फिर ये जो रूल बताए ना वो चीज़ आप नहीं लगा सकते हो। पहले मैंने क्लियर कर दिया, इवन नंबर ऑफ रिंग रहा, इवन मेंबर्ड वाले रिंग रहे तभी आपको ये रूल 1 2 जो भी है लगाना है, अदरवाइज आपको ये रूल नहीं लगाना है। ठीक, चलिए अब हम लोग इस पे बेस्ड क्यूमुलिन्स और स्पाइरेंस पे बेस्ड और जो भी पहले हम लोग पढ़े हैं साइक्लोएल्केन्स साइक्लोएल्कीन्स उस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, और साथ ही साथ कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम भी इसमें देखने को मिलेगा जिसमें आपको हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके बताना पड़ सकता है कि GI किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है या नहीं है।